तो ज्यादातर एग्जिट पोल जो हैं वो ये बता रहे हैं कि जेडीयू और आरजेडी को बहुमत मिलेगा, यानी महागठबंधन जो है जिसमें आरजेडी, जेडीयू और साथ में कांग्रेस है उसको गठबंधन मिलेगा। लेकिन एक एग्जिट पोल ऐसा भी है जो ये बता रहा है कि बंपर मेजॉरिटी मिलेगी एनडीए को। ये बता रहा है न्यूज 24 और चाणक्य का एग्जिट पोल। आइए देखते हैं ये एग्जिट पोल है क्या। ये बता रहा है कि बीजेपी को 155 सीटें मिलेंगी, जनता दल अलायंस यानी जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस को 83 सीटें मिलेंगी और अन्य के खाते में 5 सीटें जाएंगी, यानी बंपर फाड़ मेजॉरिटी मिलेगी एनडीए को। यानी एक बार फिर से मोहर लगेगी कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उतनी ही बाकी है। आपको फिर से बता दें एक बार, भारतीय जनता पार्टी 155 यानी एनडीए अलायंस, जेडीयू अलायंस 83 यानी जेडीयू प्लस आरजेडी प्लस कांग्रेस और अदर्स के खाते में 5 सीटें। प्रदीप जी कैसा लगता है आपको? नहीं, देखिए दोनों को अगर देखें तो अगर चाणक्य के एग्जिट पोल को अगर आप सही माने तो इसका मतलब है प्रधानमंत्री की सभाओं में जो भीड़ आ रही थी वो वोट में कन्वर्ट हुई। उन्होंने जो विकास का वायदा किया उस पर लोगों ने भरोसा किया। उनका अलायंस जो है वो अलायंस में एक नई पार्टी जुड़ी जीतन राम मांझी की, उसका उनको फायदा हुआ। दलित वोट और महादलित वोट उनको लोकसभा चुनाव की तुलना में ज्यादा मिले। बाकी अगर जो एग्जिट पोल है उनकी देखें तो उससे लगता है कि महागठबंधन जो बना उसका इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी जो है उनके मिलने का फायदा तीनों पार्टियों को हुआ। उसका लालू प्रसाद यादव के पास वोट थे, उनके पास चेहरा नहीं था। नीतीश कुमार के पास उनकी तुलना में वोट बहुत कम थे, लेकिन चेहरा और उनकी छवि, उनके शासन का असर वो सब एक तरफ था। तो ये तीनों मिलकर और इन तीनों के मिलने से एक चीज और हुई कि मुस्लिम मतों का बंटवारा नहीं हुआ जो उनके पक्ष में गया। तो अब कौन सही होता है 8 तारीख को, ये तो उस समय पता चलेगा। लाख टके का सवाल है, लाख टके का सवाल है जिसका जवाब सचमुच किसी के पास मुझे लगता नहीं किया है। अनुज जी आपको क्या लगता है ये जो फिगर है, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल जो है वो एनडीए को आगे, एनडीए को पीछे बता रहे हैं और एक हद तक मेजॉरिटी दे रहे हैं जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और कांग्रेस के यानी महागठबंधन को। आपको क्या लगता है ये टुडे चाणक्य का जो फिगर है वो आपको कितना ठीक लगता है? देखो जी, देखिए फिगर ठीक है या गलत है ये मेरे लगने के ऊपर निर्भर नहीं करता है, उनका अपना सर्वेक्षण है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जब महागठबंधन बनाने की आवश्यकता को महसूस किया जिन दलों ने, यदि बाकी सर्वेस को हम देखें तो ये बता रहा है कि उनका अंकगणित काम कर गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनके वोट जुड़ करके बीजेपी एनडीए के, वर्तमान एनडीए के वोटों से लगभग 5% अधिक और 84 बनाम 150 ऐसा फिगर होता जो लगभग वैसा दिखता है। और यदि इससे उल्टा हुआ है, यानी मोदी साहब के पक्ष में लोगों ने वोट किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि केमिस्ट्री वहां गड़बड़ा गई है। जो लोग कह रहे थे जमीन पर कि नीतीश जी तो अच्छे हैं लेकिन लालू जी के साथ क्यों गए, यानी फिर वो काम कर गया है, तब ये मानना होगा। और शायद मुझे ये कहने में संकोच नहीं होगा कि अधिकांश मीडिया उस लहर को समझ पाने में नाकाम रहा है, क्योंकि जितने भी मीडिया को देखा जाए उनको ये लगता है कि अर्थमेटिक के हिसाब से, अगर अंक गणित के हिसाब से देखा जाए तो आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का जो महागठबंधन है वो एच पे है, मजबूत दिखता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों से हम उसको देख रहे हैं, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी की लहर पीक पे थी। बिल्कुल। मगर उसके बाद देखिए, एक तो मांझी वहां से टूटे और कुछ और छोटे मोटे नेता जो इस तरफ आए, फिर एनसीपी और पप्पू यादव बाहर हुए, तो अंकगणित कहीं गड़बड़ाया है। लेकिन मेरा आकलन, और पप्पू यादव के कितने वोट हैं? देखिए, पप्पू यादव ने खुद 4 असेंबलीज में लीड ली, उनकी पत्नी ने भी 5 में लीड ली, 5-6 में लीड ली, और एनसीपी ने भी, तारिक अनवर ने 5 असेंबलीज में लीड ली थी। तो 12-15 सीटें तो हैं वहां पर, जो खेल बिगाड़ने के लिए काफी हो सकती है, बनाने के लिए भले सक्षम न हो। लेकिन मैं स्वीकारूंगा कि मेरा आकलन पहले दिन से, और 3 हफ्ते पहले मैं अपने कॉलम में लिख करके अपने अखबार में, कि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को एज है, उनकी सरकार बनेगी। और मैं गलत हूं, इसका एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि पहले और दूसरे चरण में जो झारखंड से सटे हुए क्षेत्र हैं, शायद झारखंड की सरकार को काम करता हुआ देख करके उन क्षेत्रों के
बिहार वासियों ने यदि एनडीए के पक्ष में वोट डाला होगा, तभी ये बदलाव संभव है। तभी ये बदलाव संभव है। हमारे साथ दो वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं। अनिल कुमार जी जो हैं वो जेडीयू से हैं, प्रभात झा जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, और साथ ही साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रभात जी आपके पास चलूंगा। एक जगह आपको क्लियर मेजोरिटी मिली है, क्लियर नहीं बंपर मिली है, बाकी सब जगह आप पीछे हैं, क्या आकलन है आपका? देखिए, ये एग्जैक्ट पोल है और इसके आधार को आप भी जानते हैं। मैं इस पर दावा करूं कि 155 ही आएगा और यह कहूं कि नहीं 105 और 108 आएगा, यह उचित नहीं होगा। यह तय है कि लड़ाई दिखाई जा रही है, लेकिन यह बात भी सत्य है कि जो जमीनी सच्चाई कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारा भी सर्वे होता है, वह सर्वे हमें सरकार बनाने की ओर ले जाता है। लेकिन यह बात तो तय तब होगी जब 8 तारीख को परिणाम आएंगे। अभी मैं 155 पे दावा करूं तो आप कहेंगे क्या कर रहे हैं आप, बाकी चीजों को देखिए, बाकी पे जाऊं। लेकिन एग्जैक्ट पोल का यह संकेत तो है कि सरकार बनने की संभावना भारतीय जनता पार्टी की प्रबल है, और इस ओर में आपके अंक भी जो है, आपका भी चैनल जो दिखाया है वह नेक टू नेक दिखा रहा है, और 24 ने उसको 155 दिखाया है। हमारी उम्मीद है कि हम वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन आज मैं ये कहूं कि यह एग्जैक्ट पोल सही है या एग्जैक्ट पोल गलत है, यह उचित नहीं होगा। आपका आंकड़ा क्या कहता है प्रभात जी? मेरा आंकड़ा कहता है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, सारे लोगों ने जो मेहनत की और बिहार की जनता ने जो परिवर्तन के स्वर दिखाए हैं, उससे लगता है कि हमारी बहुमत की सरकार बनेगी। यह अपेक्षा जनता के परिवर्तन के स्वर से जो संकेत मिले हैं उससे लगता है। अनिल जी आप ये बताइए कि बीजेपी का दावा है और टुडे चाणक्य का दावा है 155 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, आपको क्या लगता है? इनका दावा सरासर गलत है, और जो चैनल वाले दे रहे हैं, हम लोगों का तो है आंकड़ा कि 180 से 190 तक हम लोगों को आएगा, जो जमीनी हकीकत अरे है। थोड़ा ज्यादा तो नहीं ले लिया आपने? वोट दिए हैं अनिल जी, थोड़ा ज्यादा तो नहीं ले लिया? ज्यादा कैसे ले लिए? नहीं, ज्यादा नहीं। जो ये लोग जो बोल रहे हैं उस जमीनी हकीकत है। 16 महीना पहले जो जनता ठगाई थी उसका जवाब दे रहा है लोग। कैसे ठगाई थी जनता? जनता ठगाई थी कि 20 लाख रुपया खाता में नहीं गया। अभी भागवत जी जो बोल दिए कि आरक्षण का समीक्षा होगा, जो शोषित उपेक्षित दलित पिछड़ा अति पिछड़ा महादलित, ये सारा के सारा वोट जो है सो एक तरफा हुआ है, जो नीतीश जी या लालू जी के नेतृत्व में गया है। ये वोट कहां जाएगा? अखिलेश जी आप भी बड़े वैज्ञानिक हैं, राजनीतिक वैज्ञानिक, मुझे बताइए कि आपका विज्ञान क्या कहता है? देखिए, ये जो रुझानों का है पिछले 10-15 सालों से जो शुरू हुआ है, एक हमेशा करेक्ट तो हुआ नहीं है, कभी कुछ हुआ है कभी कुछ हुआ है। तो इसलिए अभी आज के रुझानों में ही देख लें आप, तो महागठबंधन रुझानों में ही अगर रुझान देखें तो महागठबंधन जीत रहा है। तो लेकिन हम लोगों को जो सूचनाएं हैं, जो आभास है, जो लगता है, जो वहां पे जमीन पे लड़ाई गई है, महागठबंधन को काफी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ महागठबंधन आएगा। और ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ जितनी अपेक्षाएं थी उससे ज्यादा ही हम लोग को मिलेंगी। तो अभी कुछ कहना बहुत जल्दी होगा, 8 तारीख को है। मैंने एक मोटे मोटे में कह दिया है कि जो सर्वे में ही 2/3 सर्वे हम ही को महागठबंधन को जिता रहे हैं। तो अब देखिए, अतीत में भी इसी तरह से मिक्स रिएक्शन सर्वे के भी आए हैं। तो हम लोग अपेक्षा है, हम लोग को पूरी उम्मीद है, आशान्वित हैं कि वहां पे जीतेगी, सरकार बनेगी, क्योंकि कोई ऐसा कारण नहीं था कि जिस कारण से हमें वहां पे सीटें की कमी पड़ती या कोई ऐसा नेगेटिव चीज हमारे पास नहीं था, हमारे साथ नहीं था कि हम वहां बेहतर परफॉर्म न कर पाते। जितनी नेगेटिव चीजें थी वो बीजेपी के साथ थी, बीजेपी के नेतृत्व के साथ थी। हमारा नेतृत्व पे विश्वसनीय था, हमारी गठबंधन पे विश्वास था लोगों को, हमारे नीतियों पे विश्वास था लोगों को, और जनता ने परख भी लिया है। 18 महीने के माननीय मोदी जी की सरकार को परखा है, वहां पे नीतीश जी की सरकार को परखा है। दोनों में बड़ा अंतर है। किस तरह से दिल्ली की सरकार चल रही है, क्या वही जिस गुजरात का वो
नाम लेते थकते नहीं थे। मोदी जी गुजरात में, बिहार में कभी गुजरात का नाम नहीं लिए। तो वो जो दिख रहा गुजरात मॉडल, दिल्ली, फिर क्या बिहार में भी गुजरात मॉडल आएगा, हरियाणा में आ ही चुका है, मध्य प्रदेश में गुजरात मॉडल आ ही गया है। तो पब्लिक काफी समझदार होती है राजनीतिक रूप से। हम इसी नाते हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग अच्छे खासे बहुमत से जीतेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अनिकेत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पूरे कैलकुलेशन को अगर देखा जाए, अंक गणित के हिसाब से अगर देखा जाए, तो जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का जो महागठबंधन है उसको आगे रहना चाहिए। सिर्फ एक एग्जिट पोल को छोड़ के बाकी सब उनको एक छोटी सी एज के साथ आगे दिखा रहे हैं, लेकिन एक एग्जिट पोल उनको 155 तक सीटें दे रहा है। आपका गणित क्या कहता है? अगर हम प्योरली मैथमेटिक्स पर जाएं, अगर हम प्योरली वोट के शेयर के हिसाब से जाएं और लोकसभा चुनाव के हिसाब से, तो आपको क्या दिखाई पड़ता है? देखिए दीपक जी, ये जो एफपीटीपी सिस्टम है ये बड़ा डाइसी होता है, और खास करके तब जबकि इक्वी पोज्ड हो, दोनों तरफ से बराबर कांटे की टक्कर हो और 1%, 2% की मार्जिन या 3% के मार्जिन से डिसाइड होना हो। इस समय बिहार में ये बाईपोलर, मल्टी पार्टी बाईपोलर कंटेस्ट है। बड़ी सीधी सी बात है कि इसमें अगर 1.5%, 2% भी ज्यादा होता है तो अंतर काफी ज्यादा हो जाएगा। तो बड़ी स्पष्ट नजर आ रहा है कि जो कॉम्बिनेशंस है, जो कास्ट फैक्टर्स है, कॉम्युनल फैक्टर ले लीजिए, क्योंकि अंत में जाके डिजेनरेट होकर यहां पे आ गया ये चुनाव कि कास्ट एक मेन फैक्टर रहा। नतीजा ये हुआ है कि अगर आप देखें तो 45-46% महागठबंधन को मिलेगा। पर एक खास बात यह है कि तारीफ बीजेपी की यह करनी चाहिए कि जो बीजेपी 2010 में 20% से कम पे थी, वो बीजेपी 44-45% पे पहुंच रही है, 43% पे पहुंच रही है। तो एक क्वांटम जंप आप कह सकते हैं कि 2014 में 29.5% वोट था, उससे बीजेपी 44 पे पहुंची है। तो ये अपने आप में, या एनडीए पहुंचा है, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। पर कुल मिला के महागठबंधन को यह एडवांटेज है, और वो इसलिए है कि किसी ने भी यह नहीं देखा है जो बेस वोट होते हैं लालू के, वो 1 करोड़, वो 93 लाख हैं। 20.5% लालू को 2014 में मिले थे, जबकि मोदी का जलवा हुआ करता था, मोदी की जबरदस्त लहर थी। और उसमें अगर लालू यादव को 20.5% मिल रहे हैं और बीजेपी को सिर्फ 29.5%, 1 करोड़ 5 लाख वोट बीजेपी को मिले थे 2014 में लोकसभा में, और लालू को, जिनका एक पैर जेल में था, उनको 73 लाख मिल रहे हैं वोट, नीतीश कुमार को 58 लाख मिल रहे हैं। तो ये शायद भूल गई थी बीजेपी कि ये अगर क्लब होंगे, नीतीश को क्यों वोट मिले? नीतीश प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे थे, नीतीश कहीं भी सरकार बनाने केंद्र में नहीं जा रहे थे, नीतीश लोकल लीडर थे, क्षेत्रीय लीडर थे, राज्य के लीडर थे, लालू तो बिल्कुल नहीं थे। लेकिन इसके बाद अगर लालू को कोई वोट देता है, कांग्रेस को कोई 30 लाख वोट कांग्रेस को मिले थे, तो अगर इनको क्लब करें आप तो 45% होते हैं। तो सीधी सी बात है, ये 45% तो जुड़ ही रहे हैं। और यही बीजेपी ने एक ब्लंडर किया कि जो अटैक करना था वो इनकी जमीन पे आके नहीं करना था, लेकिन उन्होंने लालू वर्सेस मोदी बना दिया। और जैसे जैसे मोदी बनता गया, लालू वर्सेस मोदी बनता गया, तो लालू की विक्टिम इमेज शुरू हो गई। लालू एक बेचारगिर, ये लगा कि नहीं हमारे यादव नेता को आप ये कह रहे हैं, और ये करके लालू ने बड़ी खूबसूरती से अपनी इमेज इंटैक्ट कर ली। नतीजा ये हुआ कि आप देखें जो एज दे रहे हैं आप 122 का, मेरा मानना है कि ये 130 तक जा सकता है। जो तमाम एवरेज देखे, आपने शायद 130 दिया है, मैं थोड़ा देर से जुड़ा हूं, 135 दिया है। मैं एग्जैक्टली इसी पे कायम हूं। मैं पिछले 4 दिन से गणित लगा रहा हूं, और ये लग रहा है कि 136 से 138 के आसपास ये होना चाहिए, जो कि महागठबंधन को मिलेगा। ये अलग बात है कि बीजेपी का जो मार्जिन रहेगा वो बहुत ही करीब 2.5% का ही मार्जिन टोटल वोट्स पोल में होगा। लेकिन बीजेपी के कई नेताओं से मैंने बिहार चुनाव के वक्त बात की, और उनका कहना था कि क्लियर अर्थमेटिक नहीं होता चुनाव के अंदर। अगर कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी के वोट जोड़ दिए जाएं जो लोकसभा चुनाव में मिले थे, उसके हिसाब से कहीं तक एनडीए। मैंने कहा कि अर्थमेटिक नहीं होता है, केमिस्ट्री नहीं होता है, अर्थमेटिक हमेशा केमिस्ट्री नहीं होता। पर हकीकत है कि जब बाईपोलर हो जाता है और किनली करते, तब वो प्योर अर्थमेटिक रहता है, और वो क्यूब लॉ के हिसाब से बदलता है। क्यूब लॉ के हिसाब से बदलता है। तो क्या ऐसा होगा, क्या यह अर्थमेटिक इलेक्शन में काम करेगा, और खासकर विधानसभा इलेक्शन में, जब नीतीश एक चेहरा है और लोकसभा में तो नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़ा चेहरा थे? जानेंगे ब्रेक के बाद। इसमें कभी टोपी भी
बात कर रहे हैं एग्जिट पोल की, और ज्यादातर एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। लेकिन सिर्फ एक एग्जिट पोल टुडेज चाणक्य और न्यूज 24 का यह बता रहा है कि एनडीए बंपर मेजोरिटी के साथ 155 सीटें लेकर सरकार बनाएगी। सीधे चलते हैं प्रभा जी के पास। प्रभा जी, आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे इस इलेक्शन के अंदर काम किए? क्योंकि हमने ये देखा कि आखिरी आते आते आपने भी इस पूरे के पूरे चुनाव को कम्युनली डिवाइड करने की कोशिश की, चाहे वो बीफ का मसला हो, चाहे गौ मांस का मसला हो, काऊ का मसला हो, कोई भी आपका एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए जिस पर इलेक्शन कमीशन ने रोक भी लगाई। देखिए, हमने वो जो आरोप लगाए गए विरोधियों द्वारा उसके जवाब देने की कोशिश की, लेकिन चुनाव तो हम सिर्फ विकास के मुद्दे पे लड़े हैं कि देश में जिसकी सरकार है उसकी सरकार राज्य में होती है तो लाभ होगा, और इसको हमने नीचे तक पर्कुलेट किया, जाति से ऊपर उठने की कोशिश की, राष्ट्रीयता की बात को हमने कहा, विकास की बात को कहा, और विकास के मुद्दे पर ही पहले दिन से चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, पहला चरण, दूसरा चरण, तो लोगों ने आरोप लगाए तो उन आरोपों का जवाब देना चुनाव में लाजमी हो जाता है, और उसका चुनाव का जवाब देने की कोशिश की गई। हमको दादरी कांड में अगर आप बीजेपी का नाम लेंगे तो उसका जवाब दिया ही जाएगा, क्योंकि वहां पर किसकी सरकार थी, स्टेट गवर्नमेंट किसका था। अगर आपने हरियाणा की बात की तो वहां की जवाब देने वाली बात थी, अगर आपने गौमांस खाने वाली बात की तो उसका जवाब दिया जाएगा, और यह कोशिश की, लेकिन पूरे तौर पर चुनाव जो है वह विकास के मुद्दे पर ही लड़ा गया। लेकिन प्रभा जी, मुझे अभी भी यह समझ नहीं आ रहा कि आप कह रहे हैं कि आपने आरोपों के जवाब दिए, लेकिन आपने गाय वाले विज्ञापन पे तो नीतीश कुमार से सीधे सवाल पूछे। इसका क्या मतलब है, जानूंगा इस ब्रेक के बाद। इसमें कभी टोपी भी तो ज्यादातर अगर मेजॉरिटी की बात की जाए तो बहुमत में जो एग्जिट पोल हैं वो ये बता रहे हैं कि महागठबंधन यानी नीतीश कुमार और लालू यादव की सरकार बन सकती है बिहार के अंदर। लालू यादव भी बहुत आत्मविश्वास से भरे दिखे और उन्होंने कैमरे के सामने दावा किया कि उनको तो बम्पर फाड़ मेजॉरिटी मिलेगी। 190 सीट पर महागठबंधन यहां से क्लीन स्वीप हुआ है चारों तरफ, गलतफहमी में न रहे। कोई सर्वेक्षण करने वाले लोग जो आकलन करके दिखा रहे हैं लोग, किन्हीं को हम बुरा भला नहीं बोलते, लेकिन आप बात करते हो एक आदमी से और लालू 1 लाख आदमी से रोज बात करता था, और नीतीश कुमार का जोड़ दीजिए तो 2 लाख हो गया। और जो मैंने देखा कि कड़ाके के धूप में सारा नर नारी, छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल 4 मान प्रोग्राम है मेरा कि हम 10 बजे आएंगे तो 8 बजे से शुरू करें, तो 190 सीट हमको आएगा गठबंधन को, 190। अब बीजेपी को मतलब 10 अप्रैल 40 में जो भी है 40-40 मिला तो मिला, नहीं तो भी साफ है। तो लालू यादव बड़े कॉन्फिडेंट है, दावा कर रहे हैं 190 सीटें मिलने का। सीधे चलते हैं अनिल कुमार जी के पास। अनिल जी, आपसे जानना चाहूंगा, लालू जी तो 190 सीटें की बात कर रहे हैं, आप कितनी सीटें दे रहे हैं अपने गठबंधन को, महागठबंधन को? हम तो पूर्व में ही आपको बोले कि हम भी 180 से 190 तक सीट हम लोगों ने आकलन किया है, और साथ ही जो अभी प्रभात झा जी बोल रहे थे कि विकास का, चूंकि ये वोट इसीलिए बदला है हम लोगों के साथ में कि विकास, नीतीश जी का विकास 10 वर्षों से लोगों ने देखा है, और उससे पहले जो है सो मानसिकता का विकास जो है सो लालू यादव के टाइम में देखा, गरीब गुरबा, शोषित, उपेक्षित, पिछड़ा, अति पिछड़ा ने, जिनको बोलने का अधिकार लालू यादव ने दिया। सही में वो वोट जो है आज एक तरफा हुआ है, और वो वोट एक तरफा होकर एक तरफ दिया है। वही कारण है कि लालू जी भी बोल रहे हैं कि 190 सीट, ये वास्तव में आप उस दिन देखिएगा 8 तारीख को 190 सीट ही हम लोगों को आएगा, 190 सीट आएगा। अखिलेश जी, आप कितनी सीटें दे रहे हैं अपने महागठबंधन को? देखिए, हम कोई ज्योतिषी नहीं है, ज्ञानी, हमें कोई इस तरह का इल्हाम नहीं आता है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊं आपको दीपक जी। देखिए, 2 राउंड के बाद
जिस तरह से हताशा और घबराहट की भाषा बीजेपी ने बोलनी शुरू की, उसे साफ लगने लगा है कि बीजेपी को चुनाव परिणाम का अंदेशा हो गया है। और अभी कहा जा रहा था कि हम विकास के मुद्दे पर लड़े हैं, विकास के मुद्दे से चले थे और नाम लिया था और अंत में गाय के फोटो पे आ गए थे। एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, जानबूझ करके मुझको तो ऐसा लगता है कि माननीय मोदी जी ने विकास की चर्चा नहीं की। जो शीर्ष पे होता है उसी के कहे के इर्द गिर्द एजेंडा फिक्स हो जाता है। अगर वो विकास की बात करते मोदी जी, तो उनके दिल्ली सरकार की विकास की कोई उपलब्धि है नहीं, इसलिए बड़ी बखूबी से उन्होंने कभी भी विकास की बात नहीं की। लोगों को उपहास करना, लोगों पे प्रतिक्रिया देना, लोगों को अपमानित शब्दों का प्रयोग करना या कुछ इस तरह का उन्होंने पूरे चुनाव परिणाम को इसमें लाके फंसा दिया, चुनाव प्रचार को। तो इन सब चीजों से लगता है कि बीजेपी को जो आभास था, हम लोग को जो आभास था जीतने का, उनको जो आभास था हारने का, वो आज के आपके जो एग्जिट पोल के आ रहे हैं, अगर एक मिनट के लिए इनको कुछ हद तक माने भी तो उसमें परिलक्षित हो रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा भी अंतर होगा, हमारा अपना मानना है। पूरी कंफर्टेबल मेजॉरिटी होगी, खूब ठीक ठाक कंफर्टेबल मेजॉरिटी होगी। जो नेक टू नेक कई दिखा रहे हैं कि अब महागठबंधन नेक टू नेक में ऊपर है, ऐसा नहीं है। कम से कम 25-30 सीटों का डिफरेंस होगा। उसका कारण यही है कि नीतीश जी को कंपैरिजनी बहुत बेहतर माना गया मोदी जी की सरकार के परफॉर्मेंस की तुलना में, और उन्होंने इसीलिए अपने सरकार का जिक्र नहीं किया, अपने सरकार की उपलब्धि का जिक्र नहीं किया, क्योंकि मोदी फिर नीतीश जी की सरकार की दोनों की उपलब्धियों के बीच में बात आ जाएगी। और बाद में इन्होंने इसीलिए किसी को प्रत्याशी भी नहीं घोषित किया, क्योंकि उसका रीजन था अगर प्रत्याशी घोषित करते मुख्यमंत्री का तो भी उनको घाटा होना था। तो सरकार चुनाव प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच में फंस के रह गया, दोनों के बीच फंस के रह गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाजपेयी जी, आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? मुझे तो ये लग रहा है कि अगर अंक गणित के हिसाब से देखा जाए तो महागठबंधन आगे। देखिए, ये एग्जिट पोल का ओपिनियन है। आज भी 4 चैनलों ने दिखाया है, कल भी दिखाएंगे, ये अभी चलेगा और 8 तारीख को रियल परिणाम आना है। लेकिन हमारा मानना ये कि जिस तरह से मोदी जी की रैली में पब्लिक आती थी या उनका जो रिस्पांस होता था, उसके हिसाब से ये बात पूरी तरीके से तय है कि हम लोग बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, डेवलपमेंट की बात अगर की है तो सिर्फ मोदी जी ने की है। लालू जी या नीतीश, अखिलेश जी तो कह रहे हैं डेवलपमेंट की बात ही नहीं की। अखिलेश जी तो अब इनको मैं क्या कहूं, अखिलेश जी को, इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद जिसने 60 साल तक रूल किया भारत को, और वो नीतीश जी की चाटुकारिता में लगे, क्या बताया उन्होंने, खुद क्या किया इन्होंने, स्पेशल पैकेज दिया बिहार में। केंद्र सरकार की कौन कौन सी उपलब्धि बताई उन्होंने? जरा सुनिए तो सही अखिलेश जी, मैं तो बोला नहीं, आपकी 7 साल सरकार रही है, पहुंचा दिया तो आपने बिहार को क्या यूपीए का पैकेज दिया था? नीतीश जी हैं जिन्होंने रामलीला ग्राउंड में स्पेशल स्टेटस की मांग की आपसे, मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे आपसे मांग की थी, तो आपने तो क्या उनकी मांगे मानी थी? यूपीए आप तो नीतीश जी की चाटुकारिता करने को तैयार हो गए, बता रहे अपनी बात करिए, पिछलग्गू बन गए हैं। 4थे नंबर पे आपकी सोनिया जी भाषण देती हैं, लेकिन अब वो विषय नहीं है, चुनाव खत्म हो गया है। अब विषय यही है कि बिहार की जनता ने अगर विकास चाहा, आप अभी भी अपनी सरकार की उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं। उपलब्धि तो आप गिनिए ना, गिनना शुरू कीजिए। उपलब्धि सेंटर की उपलब्धि अलग है और बिहार की उपलब्धि आपको गिनानी है, जिन्होंने 25 साल राज किया। लालू जी का जंगल राज सबने देखा है। दिल्ली सरकार, आपका मैंने बता दिया कि कांग्रेस ने स्पेशल स्टेटस नहीं दिया, न कोई पैकेज दिया। मोदी जी ने, एनडीए की सरकार ने पैकेज दिया है। देखिए, अच्छा, दूसरी बात ये सुनिए कि बिहार में 25 सालों में क्या कोई पहुंच गया, इंडस्ट्री लगी क्या? इसका जवाब देंगे। आज भी आपको अपने सरकार की उपलब्धि नहीं बता पा रहे, 3 बार नहीं बता पाया। सुनिए तो सही, पहले स्कूल जो बच्चे जाते हैं नदी पार करके जाते हैं और यहाँ तक उनके छाती तक पानी आता है। क्या स्थिति की है आपने बिहार की? देखो, बिहार की जनता भुक्तभोगी है, वो देख रही है किसने क्या किया, इसलिए परिवर्तन का। 4थी बार में भी आप अपनी उपलब्धि नहीं बता पाए। नहीं, 4थी बार में उपलब्धि की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही कि बिहार में आपने क्या किया। आप जवाब दें कि कांग्रेस ने क्या स्पेशल पैकेज दिया था? दूसरे की निंदा, उपलब्धि तो हमारे गवर्नमेंट की अगर उपलब्धि तो वो आप गिनना शुरू कीजिए। स्किल डेवलपमेंट से, जनधन योजना से, एम्प्लॉयमेंट स्कीम से, और बिहार के लिए स्पेशल पैकेज, और उसके बाद 26 जिलों को जो क्या मिला, बैकवर्ड उन्होंने जिला घोषित किया है, उससे वहां इंडस्ट्री लगेगी, उससे विकास होगा। आप किसकी बात कर रहे हैं? बिहार की जनता ने सारी चीजें खुद भोगी है। आज भी अस्पताल में दवाई नहीं मिलती है। कल एक चैनल पे दिखाया जा रहा था कि दवाई उसको मिल रही, पैसे ले लिए अस्पताल में कार्ड बनाने के और दवाई के लिए मना कर दिया।
तो किसकी बात करते हैं? 25 साल में स्वास्थ्य कहां मंत्रालय का पहुंचा बजट है? किसने इसलिए ये कम तय किया? है कि आपकी 8 सरकार तारीख ने को जो स्वास्थ्य फैसला मंत्रालय का आएगा, बजट कम किया। उसमें एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार में पूरी गति से विकास होगा। ये आप इस बात को नोट कर लीजिए। और अगर दुर्भाग्यवश अगर ऐसा नहीं हुआ तो विकास फिर गड्ढे में चलता चला जाएगा। लालू जी और नीतीश जी आपस में झगड़ा करेंगे कि कौन कैबिनेट में बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा। तो बिहार की जनता अपने भाग्य उन्होंने खुद लिखा है और हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया था और उसी के हिसाब से 8 तारीख को रिजल्ट आने। चलिए, परिवर्तन का मन है या नहीं, लेकिन एक मन हमने जरूर देखा नेताओं का, वो ये था कि अगर बयानबाजियों की बात की जाए तो बयानों का स्तर बहुत हद तक गिरा, बहुत ज्यादा गिर गया। और इसके लिए कई बार इलेक्शन कमीशन ने एडवर्टाइजमेंट को लेकर, बयानों को लेकर आलोचना भी की, सेंसर भी किया। प्रभा जी, आपको क्यों लगता है कि इन बिहार के चुनाव में बयानों का स्तर गिर गया और एक हद तक लोग एक दूसरे पर व्यक्तिगत कीचड़ उछालने लगे? ऐसा क्यों? देखिए, राजनीति की बदलती प्रकृति में जिस तरह का आरोप लगता है उसका जवाब देना होता है। और जब ये किसी एक पार्टी पर नहीं कह सकते आप कि इनका स्तर गिर गया, उनका स्तर गिर गया। जिस स्तर पर आ गए थे, लोगों ने इसको अस्मिता का चुनाव बनाया। लालू जी की भाषा जिस तरह की थी उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो जनता में ये फीलिंग्स भी जाती है कि लालू जी से दब गए। सवाल यह है कि क्या भाषाई शुद्धता या भाषा की अस्मिता या भाषा का जो सवाल है वो किसने गिराया, बिलो बेल्ट कौन गए, ये देखना पड़ेगा। और इसलिए यह बात कहना उचित नहीं है। जैसा चुनाव है और जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे उसके जवाब देने के लिए सबको आगे आना पड़ा। सबको आगे आना पड़ा। आपको लगता है अनिल जी कि वाकई जवाब देने के लिए आगे आए या आरोप लगाने के लिए लोग आगे आए? चौरसिया जी, ये तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बिहार में जाके लोगों ने आरोप प्रत्यारोप किए, इसका भी रिएक्शन जनता में हुआ। और जो बार बार जो कहते हैं कि विकास के बाद अथी करेंगे, क्या विकास का, जो विकास पहले देख चुका है नीतीश जी के नेतृत्व में, उसके अनुसार लोगों ने वोट दिया है, उसके अनुसार गोलबंदी हुई है। लोगों ने आरक्षण की समीक्षा करा के खत्म करने का साजिश किया, इसके लिए गोलबंद हुआ है गरीबों ने। ये जो है सो सिर्फ बात बनाने से और आरोप प्रत्यारोप करने से अब तो जनता आपको 8 तारीख को सही सही जानकारी मिल ही जाएगी कि किस प्रकार से जनता को जो है सो एक गोलबंद हुए हैं पिछड़ों, दलित, शोषित, उपेक्षित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो सदियों से बिहार के कर्पूरी ठाकुर, अंबेडकर और जो है सो लोहिया जी का जो कर्म भूमि रहा है बिहार, जहां महात्मा गांधी का भी मतलब की कर्म भूमि रहा है, वो सारा वोट गोलबंद होकर जो बिहार का विकास करने के लिए जो आगे चले हैं नीतीश कुमार जी ने, उसके नेतृत्व में वोट देने का काम किया। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है कि बातचीत का स्तर इतना क्यों गिरा? देखिए, ऐसा है कि जब आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं होगा और संवाद नहीं होगा तो इस तरह की स्थिति आएगी। आप देखिए, आज से 10, 15, 20 साल पहले नेताओं अलग अलग पार्टी में होंगे, लेकिन एक निजी संबंध की गरिमा और उसके अनुसार कहें कि एक दूसरे के प्रति सम्मान का लिहाज रहता था। वो सब खत्म हो गया है। अब पार्टियों के नेताओं में संवाद दिनों दिन घटता जा रहा है। आज आप देखिए कि देश की 2 बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, दोनों के नेताओं में, शीर्ष नेताओं में कोई किसी तरह का संवाद नहीं है। तो जाहिर है कि अगर संवाद नहीं होगा तो एक जो आंख का लिहाज होता है वो भी नहीं होता है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से आपने हमको कुछ कहा तो उसका जवाब हमने पलट कर दिया और ये कोशिश की कि हमको जितनी चोट लगी है उससे ज्यादा आपको लगे। तो ये जब प्रतियोगिता शुरू होती है तो फिर उसकी कोई सीमा नहीं होती। जब आप एक बार तय कर लेते हैं कि हमको गिरना है या जो इस तरह की बात कर रहा है उसके स्तर पर आना है, तो फिर सारी वर्जनाएं टूट जाती हैं। फिर ये होता है कि आप जितना गिरेंगे हम उससे ज्यादा गिर कर दिखाएंगे। वही इस चुनाव में हुआ है। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, क्या यही हुआ इस चुनाव में? जानेंगे। तो हम बात कर रहे हैं बिहार के एग्जिट पोल की। ज्यादातर एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि महागठबंधन को बहुमत मिल सकता है। सिर्फ टुडे, चाणक्य और न्यूज 24 ये बता रहा है कि एनडीए को बहुमत मिलेगा, बंपर बहुमत मिलेगा और 155 सीटें तक मिल सकती हैं। अखिलेश जी के पास चलते हैं। हम बात कर रहे थे कि क्या वाकई
बयानों का स्तर इस चुनाव में गिरा है, जिस तरह के व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगे एक दूसरे के ऊपर, जिस तरह की बयानबाजियां हुई, अखिलेश जी आपको क्या लगता है स्तर गिरने का कारण क्या है, मूल कारण क्या है? देखिए, एक विचारधारा है आरएसएस। आरएसएस की विचारधारा के लोगों का जब राष्ट्रीय क्षितिज पे पदार्पण हुआ, उनमें संवाद की गुंजाइश नहीं रहती है और वो लोग एकेडमिक बहस करने के बजाय, नीतियों के बजाय निजी हमले शुरू करते हैं। वो जैसे जैसे वो व्यापक ये विचारधारा होती जा रही है, ये भाव व्यापक होता जा रहा है। आप आज भी देख लें, जब से दिल्ली की सरकार बनी है, कौन से वो लोग हैं कि जो सबसे ज्यादा अमर्यादित, हिंसक और कटुता वाले शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि मना करने के बाद भी उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व दिखावे के लिए भले मना करता हो, लेकिन उसके बाद भी जारी है, अनवरत जारी है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है। पहले पॉलिटिकल विचारों की लड़ाई होती थी, लेकिन जिस व्यवस्था में या जिस सोच में अभिव्यक्ति की आजादी है, हम जो है उसके अलावा दूसरे की हम नहीं सुनेंगे, या दूसरे की बात सुनने का या मेरी निंदा करने का अधिकार किसी को नहीं है। जब से इस विचारधारा का देश की क्षितिज पे आगमन हुआ, ये सब बढ़ता जा रहा है। और देखिए, प्रधानमंत्री ऐसा पद है, अभी कहा गया है कि वो जब बोले तो जवाब दिया गया। अरे भाई, प्रधानमंत्री को तो अपनी कर्मियां बना के रखनी है। अगर ग्राम प्रधान कोई टिप्पणी प्रधानमंत्री पे कर रहा है या कोई भी ऐसी टिप्पणियां मर्यादित कर रहा है, तो कोई जरूरी है कि प्रधानमंत्री उस पर नाला मारें या उसको और बिलो द बेल्ट बात करें? ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ भी शब्द मुंह खोलेंगे तो वो पहले तो एक एजेंडा देश का बनी जाता है। अगर वो पॉजिटिव चीजें रखेंगे तो वो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगा, वो निगेटिव चीजें रखेंगे तो निगेटिव वे में आगे बढ़ेगा। लाख कोई उसको डिरेल करने का प्रयास करे, जिनके पास ताकत है, सत्ता है, जो धुरी है, वो ज्यादा इन चीजों के लिए जवाबदेह और जिम्मेदार हैं। जैसा वो चाहेंगे उस तरह की व्यवस्था, भाषा और आभा मंडल बनता रहेगा। वो लोग ऐसे राजनीतिक आजकल हैं जो उस चीजों को नहीं चाहते हैं। अनिल जी, में मजा है तो अनिल जी आपको क्या लगता है, हमले लालू जी की तरफ से हुए, गौमांस का मुद्दा लालू जी ने उठाया, बाकी कई सारे मुद्दे लालू जी ने उठाए, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी और एनडीए के लिए जवाब देना बनता था? देखिए, गौमांस का जहां तक सवाल है, ये तो मतलब कि जो भागवत साहब जो आरक्षण के समीक्षा को जो लेकर दबाने के मामला था, और ये जो है सो एनडीए वाले लोगों ने ही इसका प्रचार कराया और हिंदू मुसलमान करा के लोग चाह कौन सी कि हिंदू मुसलमान हो जाए, लोगों में जो है सो भेद हो जाए, जो मतलब कि बिहार की जनता जो है सो बहुत खूबी जानती थी। और इसका जवाब जो है सो वोट देकर दिया है, जो आपको 8 तारीख को पता चलेगा। लालू यादव जी ने कभी भी ऐसी बात नहीं बोले, ये तो झूठ मूठ का प्रचार किया गया एनडीए वाले लोगों के तरफ से, जो मतलब कि आप उसके बारे में ऐसा बात बोलकर लोगों को चाह कि एकजुटता हो, मगर उनका ये नीति भी नहीं चला। वो नीति बराबर लोगों को फूट डालो राज करो का जो अंग्रेज का जो नीति और सिद्धांत था, वही नीति और सिद्धांत पर वो चलना चाहते थे, लेकिन इस पर वो नाकाम रहे और इसको जनता ने जवाब दिया। जनता ने जवाब दिया। वाजपेयी जी, आपको क्या लगता है क्यों बयानों का स्तर इतने नीचे गिरा? ये देखिए, इसमें एक मेरा अलग इसमें राय है। ये जो बयानों का स्तर गिरना है, ये सेल्फ कंट्रोल तो नेताओं को करना ही चाहिए, आत्ममंथन भी करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक जो जरूरी पहलू है वो ये है कि चुनाव कराने की जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन पे है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोई लीगल पावर नहीं है, प्यूनिटिव पावर नहीं है। उनके जो टीच है उसको पावर देनी चाहिए जिससे कि वो लगाम कस सकें। अभी क्या है कि उनको एडवाइजरी पावर है, रिकमेंडरी पावर है, पार्टी को डी रिकॉग्नाइज करें, वो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई पीनल आईपीसी के अंदर कोई केस रजिस्टर्ड हो, 182 के अंदर केस रजिस्टर्ड होता है। अगर बयानों से दंगे भड़केंगे तो कौन एक्शन करेगा उसमें? तो मेरा मानना यह है कि इलेक्शन कमीशन को, राजनेताओं को, हम सभी पार्टियों को मिल बैठकर इस पे बड़ी गंभीरता से विषय करना होगा। क्या सेल्फ कोर्ट से ये सारी चीजें कंट्रोल होंगी? मेरा मानना बिल्कुल नहीं होगी। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को पूरी तरीके से पावर देने की, नंबर 1। और नंबर 2, दीपक जी माइंड मत करना, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मीडिया की भी उतनी है कि कौन सा मुद्दा आप सुबह से चलाना शुरू करेंगे और उस मुद्दे का क्या रिपरकशन होगा, ये आपको भी देखना पड़ेगा। अगर लालू ने ब्रह्म पिशाच कहा है, लालू ने अगर ब्रह्म पिशाच कहा है तो उसको कितनी देर तक चलाएंगे? या बीफ की बात हो रही है तो उसको सुबह से शाम तक लगातार चलाएंगे?
ये आपकी स्वतंत्रता पूरी है, लेकिन साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी होना बहुत जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी मीडिया की ज्यादा हो या नेताओं की ज्यादा हो, इस नेताओं सवाल की है। नहीं, नेताओं की ज्यादा हो कि मीडिया की ज्यादा हो, दोनों की बराबर हो। रिपोर्ट वही करते हैं मैं कहता हूं वाजपेयी जी, तीनों की। रिपोर्ट वही करते हैं मैं जो नेता कहता हूं- बोलता है। मैं कहता हूं अगर जुडिशियल- लालू ने ब्रह्म पिशाच कहा तो बताइए, मैं अपने चैनल पे चलाऊं या नहीं चलाऊं? जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी जिस तरह से कोर्ट की है, पार्लियामेंट की है, इसी तरह से माइंड मत करिए, मीडिया के लिए भी एक्ट बनना चाहिए। आज की डेट में मीडिया के ऊपर फ्रीडम के नाम पर कोई कानून लागू नहीं होता। आप एनके सिंह साहब बैठे हैं, सेल्फ कोड आपने बनाया हुआ है, सेल्फ कोड तो नेताओं ने भी बनाया हुआ है, तो जब उनकी बात करेंगे तो आप अपनी भी बात करेंगे, तभी बड़े ठीक है। निष्पक्ष तरीके से बहस हो सकती है। ठीक है।